ओके। सुनो, सुन लीजिए इधर। तो जैसे हमारे पास अगर हम हिस्ट्री की बात करें, इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, तो टॉलेमी जिन्होंने जियोसेंट्रिक मॉडल दिया था जिसपे अर्थ सेंटर में था। आर्यभट्ट ने कहा कि हेलियोसेंट्रिक मॉडल दिया था, उन्होंने कहा कि सन सेंटर में। कॉपरनिकस ने कहा कि ठीक है सन तो सेंटर में है ही, लेकिन जो प्लैनेट्स हैं वो ऑर्बिटल मोशन करते हैं और सर्कुलर पाथ पर मूव करते हैं। इसको सपोर्ट मिला था गैलीलियो का। टाइको ब्राहे नेक्ट आई एक्सपेरिमेंट थे और उन्होंने ये डाटा निकाला और डाटा बहुत ही ज्यादा डाटा निकाला था। उस डेटा का यूज करके कैपलर ने 3 प्रिंसिपल दिए। ठीक है, उन तीनों प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो उसमें जो फर्स्ट प्रिंसिपल था वो था लॉ ऑफ ऑर्बिट। दूसरा था लॉ ऑफ एरिया और तीसरा था लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया में आप लोगों ने देखा कि जो आर है हमारा इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल कवर कर रहा है। ऐसे लॉ ऑफ पीरियड में देखा कि जो टाइम पीरियड है इसका टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यू के है। ठीक है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यू। ऐसे अब देखना है हमें कि क्या ये जो लॉ है, इस लॉ से न्यूटन ने कैसे अपना ग्रेविटेशन फॉर्मूला निकाला। यानी F इज इक्वल टू, जो हमने 9th में पढ़ लिया है, m1 m2 बाई आर स्क्वायर को न्यूटन ने कैसे यहां से फाइंड किया और कैसे ये प्रूफ हुआ कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है और ये आया कैसे। ठीक है, तो हम इन दोनों को प्रूफ करते हैं और देखते हैं कि क्या ये सही ऐसे होता है कि कुछ गलत वलत भी है इसमें। ठीक है, तो चलो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, देख लेते हैं इसको। देखो होता क्या है कि एरियल वेलोसिटी को हम लोग कैसे लिखते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट वाला तो ऑर्बिट का तो प्रूफ है। ऑर्बिट क्या होता है, ऑब्जेक्ट किस पे मूव करता है, किसी एलिप्टिकल ऑर्बिट पर। और सन कहाँ होता है, सेंटर पर। सन कहाँ होता है, किसी एक सेंटर पर, एक फोकस पर। तुम कुछ पूछ रहे थे, हम क्या पूछ रहे थे, समझ में आई बात है कि नहीं? नहीं, क्वेश्चन अगर फंसे तो बताओ। इसका मतलब ये नहीं कि रिकॉर्डिंग में क्वेश्चन पूछना बंद कर दें। अगर जो क्वेश्चन आता है उसको पूछते हैं। एरिया का क्या कहना है यहाँ पे, ये हमारे पास इलिप्स है तो सन किसी एक फोकस पे होगा यहां पर, और ये जो रेडियस है इसका, रेडियस इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा। जैसे ऑब्जेक्ट यहां पर है तो ये एरिया, और अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो ये वाला एरिया, अगर ये रेडियस देखा जाए तो ये वाला एरिया क्या करेगा, सेम डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, ये चीजें हमको कैसे मिली थी बताओ? ऑब्जर्वेशन से। ये हमको ऑब्जर्वेशन से मिला था। ठीक है, सुनो ध्यान से। इसके पहले अगर हम बात करते हैं कि जो बात करें हम आपसे, जो न्यूटन थे, न्यूटन ने ग्रेविटेशन की डिस्कवरी इन्हीं प्रिंसिपल से की थी। ठीक है, और इसके पहले अगर हम एक बात बता दें आपको, कुछ फोर्स होते हैं। एक फोर्स होता है सेंट्रल फोर्स।
और कंजर्वेटिव फोर्स पता है तुम लोगों को, जो किस पे डिपेंड कर रहा है? स्टेट पर, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करता है? स्टेट पर, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर। तो जितने सेंट्रल फोर्सेस होते हैं वो सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। अब इसमें ये सेंट्रल फोर्स क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रूव लॉ ऑफ एरिया। सेंट्रल फोर्स क्या होता है? तो सेंट्रल फोर्स ऐसा फोर्स होता है जिसमें फोर्स ऑलवेज रेडियस के अलॉन्ग होता है, एक सेंटर के अलॉन्ग होता है। अब ये कैसे? देखो, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और कोई ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लेते हैं सन है और ये अर्थ है। इसके सेंस में सन यहां से कुछ, अर्थ यहां से कुछ टाइम यहां आएगा, अर्थ यहां पे आएगा, अर्थ यहां पे आएगा। इस समय भी फोर्स इधर है, इस समय भी फोर्स, सन से अट्रैक्टिव फोर्स इधर की तरफ है, इस समय सन से अट्रैक्टिव फोर्स इधर की तरफ है, इधर। ये क्या है? ऑलवेज किधर की तरफ है? सेंटर की तरफ। ओके, हमारे पास एक चार्ज क्यू है और एक माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे है। यहाँ पे भी ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स है, यहाँ पे भी ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स है। ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा तब भी ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स। देखो, ऑलवेज एक पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड करता है, यानी एक रेडियस के डायरेक्शन में होता है फोर्स। उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है। अब समझ में आ गया? सेंट्रल फोर्स इज अ फोर्स दैट ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द रेडियस, ऑलवेज रेडियस की तरफ होता है, रेडियस वेक्टर होता है, और रेडियस वेक्टर ऑलवेज किधर की तरफ होगा? सेंटर की तरफ। तो सेंट्रल फोर्स की दो तीन प्रॉपर्टी है जो हमें जाननी चाहिए। पहली बात क्या? पहला सेंट्रल फोर्स ऑलवेज रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग होता है। और दूसरा, सेंट्रल फोर्स के केस में, सुन लो ध्यान से, सेंट्रल फोर्स के केस में जो एंगुलर मोमेंटम होता है, क्या? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है ना? यानी एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बताइए? एल को कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, आर क्रॉस पी कंजर्व होता है, यानी कांस्टेंट होता है। ये होता है एंगुलर मोमेंटम के केस में। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये एंगुलर मोमेंटम का क्या मतलब है, फिजिकल मीनिंग क्या है, और कैसे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो देखो, ये कौन कह रहा था? ये कह रहा था क्या? ये बातें आई हमको बेसिक फिजिक्स से, जो कहा जाए जो कोर फिजिक्स होता है, यानी फिजिक्स की थियरी से आई। ये थियरी कह रहा है कि सेंट्रल फोर्स के केस में फोर्स ऑलवेज रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग होता है और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। ये कौन कह रहा था? ये फिजिक्स की थियरी कह रही थी। और ये जो डाटा आया था ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्वेशनल डाटा में आया था कि इसका जो रेडियल वेलोसिटी होता है, क्या होता है? रेडियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, यानी एरियल वेलोसिटी dA/dt। ये जो एरिया कवर कर रहा है, इसका एरिया A है इस समय, और इसका एरिया अगर सेम टाइम ले तो ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये कैसे आया था? ये आया था ऑब्जर्वेशन से। अगर, एकदम ध्यान से सुनना, अगर ये ऑब्जर्वेशन से एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, ये कौन सा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। तो ये सेंट्रल फोर्स है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए? कंजर्व होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए, है ना? ऑब्जर्वेशन कह रहा है हमारा कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, और सेंट्रल फोर्स की थियरी कह रही है कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है? कंजर्व है या कांस्टेंट है? क्या हुआ राजन? अगर एंगुलर मोमेंटम हमारा कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं इस केस में, अगर किसी तरीके से आ जाए एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं कि एरियल वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट होगी। दोनों एक तरीके से एक दूसरे के सप्लीमेंट हो जाएंगे। अब देखो, पहले हम देख लेते हैं कि क्या एंगुलर मोमेंटम का कुछ ऐसा फंडा है जिससे कुछ हमारा एरियल वेलोसिटी कुछ कनेक्शन है। पहले ये चेक करते हैं, ठीक है ना? उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे इसके कांस्टेंट पे, इसके वेलोसिटी पे। देखो, एंगुलर वेलोसिटी का एक मीनिंग होता है,
फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है उसको देख लो। हम अगर बात करते हैं, अगर कोई हमारे पास इस तरीके से कोई सरफेस है, ठीक है, ऐसे ये प्लेन है, इस प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ऐसे, इसका मास m है और वेलोसिटी भी है, ये पॉइंट A से पॉइंट B पर गया, पॉइंट A से कहाँ गया, पॉइंट B पर, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, L इज इक्वल टू R क्रॉस P, P क्या है, m इंटू V, यही होता है ना, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये, तुम लोग बताओ हमें, अगर हम बात कहें कि ये कोई सर्कल है, सर्कल बहुत बड़ा सा है और हम इसके एक छोटे से पार्ट की बात कर, इतने छोटे से पार्ट की बात करें, अगर ये जो छोटा सा पोर्शन है, दिख तो नहीं रहा होगा बट जान लें बहुत छोटे से पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या इसके परपेंडिकुलर नहीं कंसीडर कर सकते हैं, कर सकते हैं, और हाँ 10 to 0 अगर हम कहें तो उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर ये परपेंडिकुलर हो जाए तो देख रहे हो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बनेगा, वो बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल, और इसका एरिया अगर हमें निकालना हो तो कैसे आएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक, सुनो ध्यान से, ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक जाने में अगर डेल्टा टी टाइम ले रहा है, डेल्टा टी टाइम ले रहा है, तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस कवर है, ए से बी तक का डिस्टेंस कवर ए बी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है v और टाइम कितना है डेल्टा टी, हो गया डेल्टा टी, v इंटू टी डेल्टा टी a इंटू बी। अच्छा इसका एरिया लिखा जाएगा तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है r है, हाइट कितना है ये वाला डिस्टेंस, तो अगर s कह दे तो यहां पर अगर हमको इसका एरिया लिखना है, इसका हमें एरिया देना है तो क्या आ जाएगा 1/2, बेस कितना है ये वाला और ये कितना है r, तो r, और ये क्या है ए बी कितना है v डेल्टा टी, कितना है v इंटू डेल्टा टी, यानी ए बी v इंटू डेल्टा टी। अच्छा ये किसके इक्वल है, एरिया के, एरियल वेक्टर कह दो, एरियल वेक्टर। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो 1/2 इंटू वेलोसिटी इंटू आर, परपेंडिकुलर कहा गया है, आर का डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये, तो परपेंडिकुलर है, तो साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो आर क्रॉस वी, आर एंड वी इंटू डेल्टा टी, और ये डेल्टा ए। अगर हम बस मैग्नीट्यूड की बात करें तो इस वेक्टर को हटा देंगे, तो ये डेल्टा टी को इधर करो, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 आर वी। यहाँ पे आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आर क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा थोड़ा सा इसको देख लेते हैं अब इधर, क्या क्या कॉम्प्लिकेटेड है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, इजीली समझ में आ रहा है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। L इज इक्वल टू, अगर हम ओनली मैग्नीट्यूड की बात करें तो देखो यहाँ पे R कहा जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहा जाता है, कहा जाता है ना, R परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर R को इसको यहाँ पे m इंटू वी लिख सकते हैं कि नहीं, m इंटू वी वेक्टर, V और R परपेंडिकुलर होगा तो R M एंड V परपेंडिकुलर है, यहाँ पे L आ गया। अगर हम इस चीज को यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना, ये जो पॉइंट हम देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे R परपेंडिकुलर एंड V है, लेकिन ये M नहीं है, यहाँ M नहीं है। हम क्या करते हैं ना, दोनों साइड M से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे भी M से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे भी क्या कर दें M से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है हमारा, ये क्या आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, यानी M इंटू डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू एंगुलर मोमेंटम, राइट, और डेल्टा ए बाई डेल्टा टी
इज इक्वल टू 1/2 इंटू एल बाई एम। अब सुनो, डेल्टा ए डेल्टा टी इज इक्वल टू L/2m। ये बात सुनो ध्यान से, ये बात आई कहां से? ये बात आई है सेंट्रल फोर्स वाले कॉन्सेप्ट से। किससे आई है? सेंट्रल फोर्स वाले कॉन्सेप्ट से। अब ये सेंट्रल फोर्स, ये ऑब्जर्वेशन डाटा अलग है, ये सेंट्रल फोर्स अलग है। सेंट्रल फोर्स के अकॉर्डिंग हम जानते हैं, यहां पर हमने एक कॉन्सेप्ट लाया, लीनियर मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है सेंट्रल फोर्स में। उस प्रिंसिपल से हमने देखा कि एंगुलर मोमेंटम की मीनिंग क्या होती है। ये मीनिंग जस्ट किसके साथ मैच कर रही है? इसके साथ। लेकिन कैसे? देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो ये फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। जबकि सेंट्रल फोर्स का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यहाँ पे 2 नंबर है, 1 2 3 नंबर है, यम क्या है? मास है। अब कोई चीज 10 किलो का होगा तो 10 किलो का ही रहेगा, 10 केजी का है तो 10 केजी का ही रहेगा। यानी अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, यानी dA/dt क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और ये बात एग्जैक्ट किसके साथ मिल जा रही है? इस ऑब्जर्वेशन डाटा के साथ। समझ में आ रही की बात है कि नहीं? तो यहां पर ये कहा गया, इसको वेरीफाई किया गया कि ठीक है, यानी जो ऑब्जेक्ट, यानी जो न्यूटन ने ये किया था, उन्होंने कहा था कि जो आपके पास जो एलिप्टिकल पाथ पर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो इक्वल एरिया, इसका मतलब हुआ इक्वल एरिया अगर हम देखें इक्वल टाइम में क्या करेगा? ये कवर करेगा। यहां से ये आ गया। क्या हमने माना, हमने एज्यूम किया कि अगर L कांस्टेंट है, क्योंकि ये क्या है? ये क्या है? कौन सा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स। और उसके पहले मैंने लिखा था सेंट्रल फोर्स के लिए L क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। और अगर हमने कह दिया कि अगर ये L कांस्टेंट है तो 2m तो पहले से कांस्टेंट है, तो जब ये दोनों कांस्टेंट तो ये कांस्टेंट हो ही जाएगा, और जो कि हमारा ऑब्जर्वेशन कह रहा है। तो इसका मतलब ये जो रूल है वो भी सही है। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया। ये तो हमारे पास ये हो गया, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया साइंटिस्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये कंप्लीट था। इसको नहीं, एक चीज लिखने के बाद तुम लोग लिखना, इसी चीज को हमने कैसे प्रूफ किया? सेंट्रल फोर्स से उठाया, इधर लेके आए, अब इससे लेके चलते हैं, देख लेना, उसको लिखना है तुम लोगों को। देखो इधर, यहां पर अगर प्लेनेट की वेलोसिटी v है p पॉइंट पर, और p डैश पर जो वेलोसिटी है, अगर p डैश पर वेलोसिटी v है, मान लेते v बहुत ही कम इंटरवल की बात कर रहे हैं, यहां से यहां तक के लिए टाइम अगर डेल्टा t है मान लो, तो यहां से यहां तक जाने में जो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा? बताओ। v डेल्टा t। तो यहां पे देखो, ये एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? r। हाइट यानी वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी। और ये कितना है? dt कांस्टेंट कैसे है? पहले एरिया को ही ले लें। हाँ, पहले एरिया को कंसीडर करो, डेल्टा ए 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस r है, और ये हमारे पास v इंटू डेल्टा टी। कैसे आ गया? ये वही ट्रायंगल वाली बात है, ये इसके साथ परपेंडिकुलर, तो ये बेस और ये हो गया हाइट। तो p से p डैश का डिस्टेंस कितना होगा? v इंटू डेल्टा टी, v इंटू डेल्टा टी, ये डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब ये एरिया। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे हम कहें हमारे पास r और v क्या है? r v के टेंजेंशियल है, परपेंडिकुलर है, तो ये लिख दें। t को इधर ट्रांसफर कर दो, डेल्टा a बाई डेल्टा टी, और 1/2 r क्रॉस v, और दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब m से मल्टीप्लाई करोगे, इस प्लेनेट के मास से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, तो डेल्टा a बाई डेल्टा l डेल्टा t इज इक्वल टू 1/2 r क्रॉस m इंटू v। अब ये बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास? p हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। हो जाएगा यहाँ पे? नहीं समझ में आ रहा क्या शीतल? ये सुनो, L का क्या फॉर्मूला होता है? तो इस P को m इंटू v लिख सकते हैं, P, और R का C को L लिख सकते हैं, उल्टा।
तो यहाँ पे डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। अब m है यहाँ पे, इस m को इधर ट्रांसफर करो, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2m l वेक्टर। ये एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर होता है ये। देखो अगर हम कहें, ठीक है कोई बात नहीं, हम कहें अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, यानी ये क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या होगा हमारे पास एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट। फिर से वही बात आ गई, यानी हमने सेंट्रल फोर्स से देखा, सेंट्रल फोर्स से क्या समझा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो एरियल वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और इसमें हमने पहले ये कांस्टेंट कर दिया, ये कांस्टेंट है, कब पॉसिबल होगा, m कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जब l कांस्टेंट होगा तभी ये पॉसिबल है। इसका मतलब ये जो फोर्स है ये क्या है, सेंट्रल फोर्स, यानी ये सही है, यानी एरियल वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, करेक्ट। इस तरीके से हम इसको ध्यान देंगे। जल्दी से इसको लिखो, उसको समझना था बस, जल्दी इसको लिखो, जल्दी लिखो। ठीक, कोई नहीं, लिख लो इसको पहले। क्या हाल है, पढ़ाई हो रही, ठीक है, ओके। समझ में आ रही बात है। अब ये जो थर्ड ला है हमारा, थर्ड ला यानी कौन सा, लॉ ऑफ पीरियड वाला, उसको देख लेते हैं अच्छे से। इसको रहने देते, इसको नहीं बनाते, ये बना लेते हैं। अच्छा ओके, अगर कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर है, अगर कोई पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर है, सुनो ध्यान से इधर, ये क्या है, सर्कुलर पाथ है, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v स्पीड कह दो, अगर v स्पीड से मूव कर रहा है और इसका रेडियस r है, तो टाइम कैसे निकालोगे, एक रोटेशन में क्या होगा, किससे, एरिया को वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे,
आर को वी से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा। ये कौन सा मैथमेटिक्स है? हाँ, सरकमफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सरकमफरेंस। सरकमफरेंस कितना होगा? 2 पाई आर, और उसको तब डिवाइड करेंगे वेलोसिटी से। एरिया उसको नहीं कहते ना, इसको सरकमफरेंस। एरिया पाई आर स्क्वायर। सुने इधर, ये आपके पास ऐसा क्यों, ऐसा क्यों किया? क्योंकि 2 पाई आर जानते हो क्या है? डिस्टेंस है ना यार। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? हाँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अगर यहाँ वेलोसिटी होती तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, तो बात ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कैसे निकालेंगे 2 पाई आर? अब देखो यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी है, सुनो ध्यान से, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी वेलोसिटी है? यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी है? तो मार के दांत तोड़ देंगे। ओमेगा है ये। कौन सी वेलोसिटी है? लीनियर वेलोसिटी है। ऑब्जेक्ट कहाँ चल रहा है? ऑब्जेक्ट इस पाथ पर चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, रोटेट तो नहीं कर रहा है ना। तो ये कौन सी वेलोसिटी है? लीनियर वेलोसिटी। तो हमने कौन सा डिस्टेंस लिया है? लीनियर डिस्टेंस लिया है। 2 पाई आर क्या है? लीनियर डिस्टेंस है। इस बात को ध्यान समझ लो। अगर एंगुलर वेलोसिटी होती तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा सिस्टम, मैं अगर बात करता एंगल को लेके कि यहां से ऐसे एंगल बना रहा है ये, तो मैं वेलोसिटी लिखता ओमेगा, और ओमेगा लिखता तो तुम डिवाइड करते 2 पाई से ओमेगा से, तो तुमको मिल जाता टाइम पीरियड टी यहाँ पे, यानी 2 पाई एक 360 बटे ओमेगा, तो मिलता तुमको टी। यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कवर कर रहे हो, और उसको कवर कर रहा है कौन? वी कर रहा है। तो इसकी स्पीड इतनी है, तो 2 पाई आर बाई वी। यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर डिस्टेंस लिया, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया। यहाँ पर दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम बोथ। यहाँ पर एरियल वेलोसिटी है। क्या है? ये डीए बाई डी टी क्या है? एरियल वेलोसिटी है ना। तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे? एरिया लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एरिया लिखेंगे। अब सुनो, ये बताओ, हमारे पास ये सर्कल है, ये क्यूब है, ये रेक्टेंगल है, सबका अपना एरिया होता है। होता है? क्या होता है? पाई आर स्क्वायर ए स्क्वायर एल इंटू बी। सब में एक रिलेशन होता है। इसका एक रेडियस होता है, इस रेडियस का डी के साथ आर इंटू डी होता है, डी बाई 2 होता है। इसका जो डायगोनल है, डायगोनल का जो रिलेशन होता है, डायगोनल डी इज इक्वल टू होता है ए रूट 2। इसका भी इस तरीके से कुछ होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे करके। इसी तरीके से हमारे पास इलिप्स है, इलिप्स का भी कुछ एरिया होगा, और इलिप्स में भी कुछ रिलेशंस होंगे ए बी में। तो देख लेते हैं क्या रिलेशन है ना। तो अगर लीनियर वेलोसिटी है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाइम को फाइंड करने के लिए। और यहां पर ये जो हमारे पास प्रिंसिपल है, कैपलर प्रिंसिपल है, कैपलर के प्रिंसिपल में कहा गया है कि ये जो हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, उनके प्रिंसिपल को यहां कहा गया है कि जो एरियल वेलोसिटी है, एरियल वेलोसिटी वो कांस्टेंट है, यानी v कांस्टेंट है। ये बताओ, अगर हमको टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड t निकालना है, तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू, अब देखो यही एरिया है ना, यही एरिया है ना, ये एरिया यहां से ऐसे जाएगा और फिर से ऐसे कवर करते हुए यहां आएगा, यानी जितने समय में टोटल एरिया कवर करेगा वही उसका टाइम पीरियड होगा ना। तो अगर एरियल वेलोसिटी dA बाई dt है, एरियल वेलोसिटी dA बाई dt है, dA बाई dt किसके इक्वल था? L अपान 2, कांस्टेंट था, ये है। तो टोटल एरिया डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, और कौन सी वेलोसिटी रहेगी? एरियल वेलोसिटी रहेगी।
सबसे पहले एरिया क्या होता है इसको देख लेते हैं और 2-3 टर्म है इससे रिलेटेड वो चेक कर लेंगे। देखो ये है एलिप्स, एलिप्स का जो एरिया होता है ये बताओ क्या है, इसको क्या कहते हैं, 2a मेजर एक्सिस, और इसको क्या कहते हैं माइनर एक्सिस। हाँ अच्छा इधर बनाने के लिए ठीक। अब अच्छा लोकस यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, तुम यहाँ पे भी रह सकते हो, यहाँ ले सकते हो। ओ सेंटर पे इसलिए नहीं ले रहे हैं, हाँ बोलो क्या, बोलो कोई बताओ क्यों क्यों नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, क्यों नहीं मतलब ये दो पॉइंट है, तो मैं सन को सेंटर पे क्यों नहीं ले रहा हूं, यही पूछ रहे हो। हाँ ये और ये 2 सेंटर है, तो तुम पूछ क्या रहे हो, यहाँ पे क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल ही कहा था कि जो सन है वो कहाँ होगा, फोसी पे होगा, है ना, ठीक है, फोसाई जो है उसका वहीं होगा, इलिप्स के 2 फोसाई हैं उसके किसी एक फोसाई पे सन होगा, ठीक है, ऐसे मान लो ये एरिया। और इसलिए ये कहा जा रहा है, इसलिए ये कंसीडर किया जा रहा है क्योंकि ये हमारे बिहेवियर में है। हम कहें ट्रायंगल बनाने के लिए, ट्रायंगल ऐसे बनाते हो क्या, नहीं ऐसे नहीं बनाते, ट्रायंगल ऐसे बनाते हैं। नॉर्मली अगर ट्रायंगल आप लोग ऐसे बनाते हो, है ना, ऐसे तो बनाओगे नहीं, अरे नहीं बनाते हो, बात सुनो, जो हम जिससे फैमिलियर होते हैं वही चीजें करते हैं, समझ में आ रही कि नहीं बातें। तो ये वाला और इससे फैमिलियर, इस वजह से हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब सुनो टोटल एरिया, ये क्या है, इलिप्स है, इलिप्स का एरिया पाई ए बी होता है, पाई ए इंटू बी, इलिप्स का जो एरिया होता है वो पाई ए बी होता है। अब सुन लो एक बात और, इलिप्स में एक और इंटरेस्टिंग चीज होता है, इलिप्स से अगर ये जो फोसाई जो है यानी इसको फोकस कहते हैं, इस फोकस पर अगर हम एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रा करें तो इसको कहा जाता है लेटस रेक्टम। सुन लो पहले, बाद में लिख लेना, इसको क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम। सुनो यानी एक परपेंडिकुलर लाइन जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है और वो कहां से जा रहा है, फोकस से, तो उसको कहते हैं लेटस रेक्टम, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एल से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एल से। तो इस एल, स्मॉल एल है ये, और स्मॉल एल और ए बी में एक रिलेशन होता है, स्मॉल एल और ए बी में क्या होता है, एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, L इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए। क्या होता है, L इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए, यानी मेजर एक्सिस का माइनर एक्सिस का स्क्वायर करोगे और उसमें माइनर एक्सिस के सेमी मेजर एक्सिस से डिवाइड करोगे तो तुमको मिलेगा L। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए, इनके बीच में रिलेशन। अच्छा बताओ ये क्या रिलेशन होता है, सर्कल का ये डी है ना, का आर के साथ क्या रिलेशन होता है, उसी तरीके से इसका लेटेस्ट रेक्टम, ये जो देख रहे हो आप ए है, यहाँ पे ये है बी, तो बी का स्क्वायर और ए का हाफ डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा एल, यानी ये लेटेस्ट रेक्टम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, लेटेस्ट रेक्टम। यानी हमें क्या क्या मिला, एक तो मिला एरिया, दूसरा मिला एरियल वेलोसिटी, तीसरा मिला इनके बीच में रिलेशन। अब सुनो, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट होने से पहले हमको ये सबका मैथमेटिक्स पता था, हम ये मैथमेटिक्स यूक्लिडियन ज्योमेट्री बहुत पहले से जानते हैं, बहुत पहले से ये चीजें हमें पता है, तो हम उन सब चीजों को अपने मैथमेटिक्स पे प्रूफ कर रहे थे, क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये सही है। तो इस वजह से ये सब चीजें हमें पता था और हम बस इसको प्रूफ कर रहे थे, न्यूटन प्रूफ कर रहे थे इन सब चीजों को। अब बताओ टाइम पीरियड निकालना है, टोटल एरिया पाई ए बी, एरियल वेलोसिटी डी ए बाई डी टी, और डी ए बाई डी टी कितना, एल बाई टू एम, और ये हमारे पास टाइम पीरियड। अच्छा ये बताओ
पाई ए बी, इसको ऊपर कर दो 2m डिवाइडेड बाई l, और ये हो गया t। एक बात बताओ, ये t a सॉरी राइट 2m को पहले 2m इंटू पाई ए बी बाई एल। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटा सा चीटिंग कर लें हम लोग यहां से, b b को क्या लिख सकते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर करो। नहीं गलत हो जा रहा है, सही है। हाँ दोनों साइड का पहले स्क्वायर करो, क्या आएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। अच्छा ये बी स्क्वायर का यहां से लिख सकते हैं हम लोग, हाँ एल इंटू एल या एल इंटू ए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे लिखो 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर ए इंटू एल डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। ये देखो ये दोनों क्या है, ए क्यूब है, एल यहाँ कर दें ए क्यूब बाई एल स्क्वायर बाई टी। अच्छा सुनो पहले ध्यान से 4 नंबर है, 4 रुपए 5 रुपए 10 रुपए 1 रुपए, यानी 1 2 3 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू फिक्स है, और अगर प्लेनेट मूव कर रहा है तो प्लेनेट का मास फिक्स होगा। एल लेटस रेक्टम ये है, किसी इलिप्स के लिए लेटस रेक्टम कांस्टेंट होता है, और ये सेंट्रल फोर्स है तो ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो ये सारा का सारा कांस्टेंट है, तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए। तो ये इनका प्रिंसिपल आ गया, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यू। यानी सारा का सारा, सुनो पहले, सारा का सारा जो प्रिंसिपल था इनका, सारा का सारा मैथमेटिकली एकदम करेक्ट आ रहा था। तो केप्लर के प्रिंसिपल को कहा जाता है ग्रेविटेशन का प्रिंसिपल, और यही इसी के बाद तुम लोग देखोगे कि न्यूटन ने कैसे इसको आगे बढ़ाया यहीं से। तो पहला हमारा प्रूफ हो गया, दूसरा भी प्रूफ हो गया, तीसरा हमारा ये आ गया टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, राइट, लिखो जल्दी लिखो, यस किसका, एकदम निकाल सकते हैं बट आई डोंट नो। जल्दी लिखो, जल्दी लिख लो यार, लिख लो लिख लो। क्या बुक से पढ़े, कल दिन भर यार खत्म करना था, कल बहुत दिन भर पढ़े केवल। चीटिंग है, बुक से लिए, बुक वीडियो सब देखे, यूपी बोर्ड भी पढ़े थे। ये इरेज कर दें, क्या हुआ यार, ये बहुत गंदा आ रहा है भाई, देख लेंगे। हो गया, अब न्यूटन ने सोचा कैसे, इसको देख लेते हैं, न्यूटन की थिंकिंग क्या थी इसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है वो आ जाओ। तो केप्लर के प्रिंसिपल से न्यूटन का जो मैथमेटिक्स था
केपलर के प्रिंसिपल से जो न्यूटन का ऑब्जर्वेशन था, न्यूटन ने कैसे कैलकुलेट किया, न्यूटन की क्या थिंकिंग थी। तुमको पता है न्यूटन बैठे थे पेड़ के नीचे, वो सेब वाला, उन्होंने सोचा उसको, हो सकता है जो भी रहे, लेकिन था वो सेब के नीचे ही बैठे थे, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल उनके माइंड में आया, तो उन्होंने सोचा ये कि उस टाइम जो सेंट्रीपिटल जो सर्कुलर मोशन था वो सारा का सारा मैथमेटिक्स अवेलेबल था। उन्होंने सोचा ये कि जो ढेर सारी चीजें हैं, यानी जो सन है, देखो इनके फिजिक्स के प्रिंसिपल देने से पहले न्यूटन का जो प्रिंसिपल था, न्यूटन ने जो G m1m2/r² दिया था F, इसके पहले तुम लोग को पता है ना केपलर आ गए थे, और केपलर का तीनों प्रिंसिपल प्रूफ हो गया था सेंट्रल फोर्स के थ्रू, जैसा कि मैंने बताया है यहाँ पे सारा प्रूफ हो गया था, करेक्ट। अब उसके बाद न्यूटन ने सोचा कि यार जो सन है सेंटर में है और उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं सब, ये वेल एस्टेब्लिश थ्योरी हो गई थी। मून भी सन के चारों तरफ रिवॉल्व, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो क्यों रिवॉल्व करता है, तो उन्होंने अपना माइंड लगाया ये कि जो कोई भी प्लैनेट है, यानी केपलर के प्रिंसिपल से केपलर ने मतलब न्यूटन का प्रिंसिपल, न्यूटन कैसे, उन्होंने सोचा, पहली बात तो उन्होंने सोच लिया क्या कि कोई भी प्लेनेट सन के चारों तरफ क्या करता है बताओ, रिवॉल्व करता है। तो एक अप्रोक्सीमेशन लिया न्यूटन ने एक अप्रोक्सीमेशन लिया, अप्रोक्सीमेशन ये लिया कि जो इलिप्टिकल पाथ ना हो के क्या हो, सर्कुलर पाथ हो तो क्या होगा। अगर सर्कुलर पाथ होगा तो इस पे अगर इधर की तरफ मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर अगर ये मूव कर रहा है, इन्होंने माना सर्कुलर प्रूफ करने के लिए, अगर ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो कब मूव करेगा कोई बताए, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू mv²/r होता है, m वेयर द मास ऑफ प्लैनेट एंड v इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो, ये फोर्स हो गया, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उन्होंने ये कहा, सॉरी ठीक है, अब सुनो, अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होती है, ये कौन सी वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी है, तो क्या होगा, सर्कुलर पाथ होगा तो 2πr/t टाइम पीरियड। अब इन्होंने ये यूज कर दिया यहाँ पे, तो क्या आ गया, फोर्स इज इक्वल टू m 2πr/t का होल स्क्वायर, हो गया ना, 2πr/t² अपन, हाँ वेरी गुड, r होगा ये, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं देखो, अब क्या कहा जाए, अब यहां पे हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू m 4πr² डिवाइडेड बाई r इंटू टी, इस r से ये कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा 4π² mr/t आ जा, ठीक तो है। और t इक्वल टू क्या होता है बताओ, अगर हम देखें t² होगा ना, t² होगा। और देखो हमने अभी पढ़ा है केपलर के थर्ड प्रिंसिपल से t इज प्रोपोर्शनल टू k/a⁵, और यहाँ पे a क्या है, r हमने माना है, रेडियस माना है, सर्कल माना है, तो a r के इक्वल हो जाएगा। अरे भाई अगर ये इलिप्स है और ये इसके पास 2a है,
ये ए और बी दोनों सेम हो जाए तो ए अगर बी सेम हो जाएगा तो ये आर के इक्वल नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने मान लिया है ए, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, यहाँ पे रख दें। देखो एफ इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम आर के आर टू द पावर 3, ये देखो हो गया कैंसिल, क्या आ गया 4 पाई स्क्वायर एम अपान के आर स्क्वायर। इसको थोड़ा बंद करना 2 मिनट के लिए। सुनो, बैठो आराम शांति से, थोड़ा बैठो, सुनो एकदम पीसफुली। एफ इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम अपान के आर स्क्वायर। एम क्या है? ऑब्जेक्ट का मास, प्लेनेट का मास। आर क्या है? रेडियस। अब ये क्या है? 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है और के कांस्टेंट है। तो उन्होंने कहा एफ जो है दैट इज कांस्टेंट टू एम और एफ इज कांस्टेंट टू 1 अपान आर स्क्वायर। दो चीजें आ गई, लेकिन ग्रेविटेशन में कहा जाता है कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू दी m1 एंड m2। तो न्यूटन ने कहा कि यार जितना फोर्स लगा के ये इसको अट्रैक्ट करा उतना ही फोर्स ये लगा के इसको अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो कांस्टेंट आप देख रहे हैं, ये कांस्टेंट 4 पाई स्क्वायर अपान के, ये कुछ नहीं है, वो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और मास ऑफ जो दूसरा प्लेनेट है वो है, यानी सन है। क्या है? सन है। अब जब इन्होंने इस वाले को यहाँ पे रखा तो वो पाए F इज इक्वल टू जी मास ऑफ सन और दूसरा कोई प्लेनेट है M डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और उन्होंने कह दिया कि F इज प्रोपोर्शनल टू दी M इंटू S और F इज प्रोपोर्शनल टू दी 1 अपान आर स्क्वायर। यानी दोनों प्रिंसिपल, यानी दोनों का जो इससे मिलके बना था, यानी 1 अपान F इज इक्वल टू M1 इंटू M2 और 1 अपान आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। और न्यूटन डायरेक्ट नहीं दिए थे, न्यूटन ने पूरा कैलकुलेशन किया था और उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने थ्योरी निकाली थी कि ऐसे है ये, और उनके मैथमेटिक्स, उनका जो साइंस का रिसर्च बुक है उसके प्रिंसिपिया में है, ये उनका बुक है ना प्रिंसिपिया साइंस का। ठीक है, तो ये था न्यूटन्स का यानी पूरा का पूरा ग्रेविटेशन, और कल हम ग्रेविटेशन का वेक्टर फॉर्म स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।